नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्यस ट्यूटोरियल में। हिस्ट्री सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक आप देख पा रहे हैं वैदिक सभ्यता। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और ये वैदिक सभ्यता का पार्ट 1 है। इसके आगे हम इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी पढ़ेंगे। तो पहले आज पार्ट 1 पढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता क्या है? देखिए, जिस सभ्यता से हमें वेदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है उसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है वैदिक, तो इस सभ्यता से हमें वैदिक सभ्यता मतलब जो वैदिक काल है उसके वेदों के बारे में और वेदों में क्या क्या लिखा हुआ है वो सारी चीजें हमें प्राप्त होती हैं, उसकी जानकारी। और ये जो वैदिक सभ्यता थी यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता के समय को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला है ऋग्वैदिक काल, या इसे हम पूर्व वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। इसका समय था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और दूसरा भाग है उत्तर वैदिक काल, जिसे का समय है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो टोटल जो वैदिक सभ्यता का टाइम हम देखते हैं वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। अब आगे बढ़ते हैं, वेदों के बारे में जानते हैं। देखिए, जो वैदिक है वो वेद शब्द से बना हुआ है और वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वैदिक शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। और वैदिक सभ्यता का जो निर्माता है वो आर्य को माना जाता है और आर्य की भाषा संस्कृत थी। यहाँ पर आर्य का भी जो अर्थ है वो एग्जाम में पूछा जाता है, तो आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है। हालांकि आर्य का ये मतलब नहीं हुआ कि ये जाति के हिसाब से श्रेष्ठ थे। और इनका जो मूल निवास है इसके बारे में हमें इतिहास में काफी देखने को मिलता है कि काफी विवाद है। तो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग निवास स्थान बताए हैं। जैसे मैक्स मूलर ने इन्हें मध्य एशिया का बताया है, बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव का बताया है, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने सप्त सिंधु प्रदेश का बताया है और प्रोफेसर पेनका ने जर्मनी के मैदानी भाग का बताया है। लेकिन हमें इसमें जो सबसे ज्यादा हम मानते हैं जो एग्जाम में इम्पोर्टेंट है वो मध्य एशिया का है। तो आप याद रखेंगे मैक्स मूलर मध्य एशिया से। कभी कभी बाल गंगाधर तिलक का भी पूछा जाता है, तो इन्होंने बताया था उत्तरी ध्रुव के थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्य जो थे वो भारतीय मूल के नहीं थे। आर्य भारतीय मूल के नहीं थे, आर्य विदेशी थे और ये भारत में आए और इन्होंने जिस सभ्यता की शुरुआत की उसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी और इसी समय वेदों की रचना हुए। देखिए, जो हमने पहले पढ़ा था सिंधु सभ्यता वो एक नगरीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। तो ये जो समय है ये आगे चल रहा है, लेकिन जो वैदिक सभ्यता है उसे ग्रामीण सभ्यता में आ गया और सिंधु सभ्यता शहरी सभ्यता में हो गया, मतलब पीछे का चला गया। लोग आगे बढ़ते हैं लेकिन सभ्यता के हिसाब से ये सभ्यता पीछे चली गई। अच्छा, हमें अब ये पढ़ना है कि इसके जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं, कहाँ से हमें इसके बारे में पता चलता है। तो इसके 2 जानकारी के स्रोत हैं, एक है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में बोगाज कोई नाम का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें हमें इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्ती इनके बारे में जानकारी मिलती है, जिन्हें उस समय का देवता माना जाता है। और साहित्यिक स्रोत जो कि वेद है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो अब हम पढ़ेंगे इन वेदों के बारे में क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहाँ से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो वेद है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। जो चारों वेद हैं इसमें सबसे पहले ऋग्वेद आया और ऋग्वेद के जो पाठकर्ता थे, जो इसको पढ़ते थे, उन्हें हम होत्री कहते थे। इसका जो संकलन था वो कृष्ण द्वैपायन ने किया था। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 मतलब 1028 श्लोक हैं। ऋग्वेद के इन 10 मंडलों में कुछ मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है जहां से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि तीसरा मंडल, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की रचना है जिसकी रचना की थी विश्वामित्र ने और ये सूर्य की स्तुति के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात सूर्य की स्तुति के लिए गायत्री मंत्र का तीसरे मंडल में वर्णन है। 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है जो कि पौरुषणी नदी के किनारे हुआ था। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है और सोम देवता को उस समय वनस्पति का देवता माना जाता था। 10वां मंडल है वर्ण व्यवस्था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 10वां मंडल वर्ण व्यवस्था, जिसका आपको उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलेगा प्रारंभ। और इसमें अग्नि, सूर्य, इंद्र और जितने भी देवता थे उस समय के सबके प्रार्थनाओं का संकलन किया गया है। और ऋग्वेद में जो सबसे ज्यादा पवित्र नदी मानी गई है वो है सरस्वती। हम इस समय गंगा नदी को सबसे ज्यादा पवित्र मानते हैं, लेकिन उस समय गंगा का सिर्फ 1 बार, यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ था और जो सर्वाधिक उल्लेख हुआ था वो सिंधु नदी का था। ऋग्वेद का एक उपवेद भी है जिसे हम आयुर्वेद कहते हैं।
तो इतनी जानकारी ऋग्वेद के लिए एग्जाम में काफी है। अब चलते हैं, जो हमारा दूसरा वेद है वो है सामवेद। सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है और इसके पाठकर्ता को हम कहते हैं उद्रात्री। चूंकि देखते हैं ये संगीत का वेद है, इसलिए इसमें सर्वप्रथम 7 स्वरों का प्रयोग हमें मिलता है, इसलिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है, तो वो सामवेद को माना जाता है। सामवेद का जो उपवेद है उसका नाम है गंधर्ववेद। तीसरा वेद हमारा आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों से युक्त कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। यज्ञ में जितने भी पूजा पाठ होती हैं, कैसे करना, वो सारी चीजें आपको यजुर्वेद में मिलेंगी। इसके पाठकर्ता को हम कहते हैं अध्वर्यु। यजुर्वेद को दो तरह से लिखा गया है, गद्य में और पद्य में। जो गद्य में लिखा गया है वो है कृष्ण यजुर्वेद और जो पद्य में लिखा गया है वह है शुक्ल यजुर्वेद। इसलिए इसे गद्य व पद्य का वेद कहा जाता है। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसा पहला वेद है जिसको इस तरह लिखा गया है, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। यजुर्वेद का जो उपवेद है उसे हम कहते हैं धनुर्वेद। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे जो अंतिम वेद की तरफ है, जिसे कहते हैं अथर्ववेद। अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू और इसके पाठकर्ता को हम कहते हैं ब्रह्मा। अथर्ववेद में रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह और अंधविश्वास का वर्णन है और इसका जो उपवेद है वो शिल्पवेद माना गया है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि जो सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है और जो सबसे बाद का वेद है वो अथर्ववेद है। तो अभी के लिए हम इतना ही रहते हैं। अगले जो वीडियोस आएंगे उसमें हम पढ़ेंगे जो ऋग्वैदिक काल है और उत्तर वैदिक काल है उसके बारे में। तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।